की लड़ाई और उसके मूल तत्व का कहीं न कहीं साक्षात्कार उनको नहीं हुआ है। इसलिए आप देखते हुए कि संदर्भ बदले हैं, दिशा बदली है, मनोदशा हमारी बदली है। ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। देश के अंदर अगर सबसे बड़ी चुनौती आ जाए और जिसका प्रगटीकरण हुआ है दूसरे लोकसभा चुनाव में, बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जो जनादेश आया वो सांप्रदायिक जनादेश के रूप में माना जाएगा। मैं तो इसकी व्याख्या इस रूप से करता हूं कि जो शिक्षा बाजार के हवाले कर दिया देश के शासक वर्ग ने, कैरियरवाद हावी कर दिया शिक्षा के ऊपर, देश के इतिहास की जानकारी जिनको होना चाहिए था उनको वस्तुनिष्ठ सवाल के घेरे में ला करके उनको कैरियरवाद के झमेले में डाल दिया। उनको देश की आजादी और देश के पुरखों का इतिहास वो विस्तार से नहीं जान पाए। ये एक सोची समझी साजिश इस देश के अंदर की गई और देश उसका परिणाम आया है। देश के अंदर आजादी मिली, देश जिन सवालों पर आज जवाब मांगता है, हिंदुस्तान के संविधान को चुनौती मिल रही है और किसके द्वारा चुनौती मिल रही है? वैश्विक ताकतों के द्वारा चुनौती मिल रही है जिनकी स्थापना हिंदुस्तान के अंदर 1925 से हुई है। हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से माफी मांगेंगे और इस बात को हम कहना चाहते हैं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास के किस पन्ने में लिखा हुआ है? क्या आरएसएस के लोगों ने आजादी की कोई लड़ाई लड़ी इस देश के अंदर? जो आजादी की लड़ाई लड़ा वो राष्ट्रवाद का गिरोना नाटक करता हो। एक नाम बता दीजिए देश के अंदर में जो मूल संगठन से आने वाले लोग हों, जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इस देश की राजनीति में जाने जाते हो। एक व्यक्ति का नाम देश के अंदर नहीं है। अगर नाम है भी तो आजादी की लड़ाई में जेल जाने के बाद जेल में माफी मांगने वालों में आरएसएस का इतिहास है, देश के लिए लड़ने वालों में इतना आरएसएस का इतिहास नहीं है। ये नई पीढ़ी नहीं जानती, नई पीढ़ी को नहीं बताया गया देश के अंदर में। इतिहास को इस ढंग से विकृत कर दिया गया कि आप देखेंगे, आप तमाम नौजवान साथी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के काल को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश काल। दूसरा को मुगल काल क्यों कहा जाता है? क्या कारण है मुगल काल कहने का? इसके पीछे क्या साजिश है? लोगों के दिलो दिमाग में जहर डालने की कोशिश की गई है और उसका मुकाबला नहीं हो पाया देश के अंदर में। ये हमारी कमजोरी है देश की राजनीति में। और देश की शिक्षा नीति बाजार के हवाले चला गया। आपको कहा गया कि आप पढ़िए लिखिए नौकरी पाइए, जीवन का यही भावांश आपका बना दिया गया। लेकिन देश की आजादी की लड़ाई का जो इतिहास हमारा रहा है, जो हमारी आत्मा रही है देश के संविधान की आत्मा, उस आत्मा पर हमला कर दिया गया। और हम तमाम लोग, मैं तो देखता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि जब सोशल साइट पर लोग लिखते हैं हमको लगता है कि उन्माद किस कदर माथे पर चढ़ बैठा है। ये महात्मा गांधी की धरती है। हम शांति और सद्भाव से जीने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो नई पीढ़ी आई उसको लगा कि समस्या का निराकरण एक ही जगह है। एक नया नारा दिया क्षण धर्मनिरपेक्षतावाद का, नया नारा दिया तुष्टीकरण का। मैं जानना चाहता हूं किसको कहा जाता है तुष्टीकरण? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट इस बात का गवाह है। ये कोई जनता दल की कमेटी का रिपोर्ट नहीं। देश की आजादी का जो बड़ा हिस्सा है उनकी हालत दलित से भी बदतर है। ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। ये तुष्टीकरण का कौन सा नतीजा निकलता है? अगर तुष्टीकरण के माध्यम से समाज के खास हिस्से को टारगेट किया जाता हो तो इस देश का क्या होगा? ये देश बहुधर्मी है। उत्तर पूर्व के राज्यों में चले जाइए, नागालैंड के अंदर में, मणिपुर के अंदर में क्या स्थिति है? जम्मू कश्मीर के अंदर क्या स्थिति बनकर हो रही? इसलिए कि देश के अंदर में एक सम्यक नीति का पालन नहीं हुआ है मित्रों। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप नौजवान साथी हैं, एक पहल की शुरुआत हुई है और युवा जनता दल को हम बधाई देना चाहते हैं। चूंकि विषय बहुत बड़ा है, विस्तार से इसके विभिन्न खंड होंगे। उन खंडों पर अपनी राय व्यक्त करने का आपको भी अधिकार है, आपको भी जानना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, वैचारिक पक्ष के बगैर राजनीति की धारा मजबूत हो ही नहीं सकती। तो धारा तैयार
शरीर पर, मनोदशा आपकी बदल जाएगी। वैचारिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कहा भी जाता है, कहावत है, गांव देहात में लोग कहता है, लोग डरते हैं कि अरे हवा चल रहा है, कि बिंडोइया चल रहा है, क्या होगा। हम लोग आम तौर पर गांव से रहने वाले लोग हैं। गांव गांव में कहावत कहा जाता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी पीने चले सायल सिंह सपूत। गांव के अंदर में ऐसी बातों को रखिए मजबूती के साथ। कोई चिंता मत करिए कि कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है। ये हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती देश की राजनीति में आई है। और ये केवल हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, मंच पर बैठे हुए नेताओं के चिंता का विषय नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है कि ये देश एक रह पाएगा कि नहीं, ये देश की एकता और अखंडता मजबूत रह पाएगी कि नहीं, ये देश के अंदर में धनबल और बाहुबल की राजनीति चलेगी क्या। ये चुनौती का समय है। आज बड़ा भाषण दे रहे थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, कह रहे थे कि हम युवाओं को स्वप्न दिखाए कि रोजगार दे देंगे। अमित श्रीकांत जी ने चर्चा की, आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निकाल कर देख लीजिए। युवाओं के रोजगार सृजन में सरकारी क्षेत्र में दिए जाने पर वह खामोश है, और वह कहता क्या है कि हम निजी क्षेत्रों में रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का जो जनक अंबानी परिवार रहे या शशि लोहिया रहे, हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहली घटना है कि जिस पर जेल की सलाखों के भीतर होना चाहिए, वह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह